आदमी समझदार वो है जो अपनी गलती को दोहराए नहीं। आज हम बीमारियों की बात करते हैं, जर्म्स की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं। परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। कॉन्स्टेंटली सीखते रहने को एक सच्चा एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। 100 में से 98 लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। एक साल में 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दूंगा, कर पाएगा कि नहीं करके। हमने नाकामयाबी को एक सीख बना के आगे बढ़े। और जितना आपको मिला है इस समाज से, जितना आप सीखे हैं समाज से, उतना हमेशा यू हैव टू गिव बैक। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, महावीर प्रताप शर्मा जी, जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक रिस्पेक्टेड एंजल इन्वेस्टर, प्लस आई कैन से दैट ही इज ए इकोसिस्टम बिल्डर. So he started his journey as a founder and now he is an angel investor to the India. उनका एक्सपीरियंस आई कैन से दैट सिर्फ फंडिंग तक ही नहीं है, माइंडसेट, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग ही हैज कवर्ड अ लॉट. और आज हम फाउंडर्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल शेयर करने वाले हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. प्लेजर. Before deep dive into the things of funding and all, I wanted to start with your journey. So आपका जर्नी एक एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट होके एंजल इन्वेस्टर तक रहा, एंड हाउ इट वाज, कैसा रहा आपका थोड़ा एक्सपीरियंस? देखिए, एंटरप्रेन्योर तो मैं शुरू से ही था. नौकरी मेरी फितरत में नहीं थी और मुझे खुद का काम करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकता हूँ. तो जब उस समय में कारपेट्स, ज्वेलरी, इंडिया से हैंडीक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव इत्यादि बहुत था. प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कुछ विदेश में काम करके, अमेरिका में काम करने का था, तो मेरे लिए एक्सपोर्ट एक नेचुरल टेंडेंसी बन गई. 15-20 साल मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर कारपेट, ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में काम किया. फिर मैंने देखा कुछ टाई जैसी संस्थाओं में मैंने देखा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर रहे हैं, जो कम समय में ही उनकी कंपनी की ग्रोथ मेरे से कहीं ज़्यादा हो गई. हम 20 साल में दुगने, तिगने, 4 गुना ही हुए थे और वो 5 साल में ही 10 गुना हो गए हैं. तो मुझे लगा कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है. और टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग और टेक का बैकग्राउंड नहीं था. तो मुझे लगा बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, यंग एंटरप्रेन्योर्स में अपना एज एन एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके, और उनसे सीखूं, उनको अपने व्यापारिक अनुभव से और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के स्किल्स से उनके प्रोडक्ट को बेचने में मदद करूं. तो वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, धंधा भी होगा और मुझे भी डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा. तो वो सोचते हुए मैं एक एंटरप्रेन्योर से एक इन्वेस्टर बन गया. और पिछले 15 साल में मैंने एंजल इन्वेस्टिंग की जर्नी, कंसोर्शियम बना के इन्वेस्ट करना, और अब अपना कैट 1 वीसी जो सेबी का फंड है वो लॉन्च करना, तो उसको मैं एक धीरे धीरे प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ. सो इस ट्रांजिशन में सर आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही, और आई कैन आस्क कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, लर्निंग तो कई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुख्य लर्निंग ये है कि देखिए, व्यापार, पैसा, टर्नओवर, ये सब तो सब प्रतिस्पर्धा में करते ही हैं और करना भी चाहिए. लेकिन जो आपका रेपुटेशन है आपके क्षेत्र में, आपके एथिक्स और वर्क प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके और दूसरों के बीच में डिफरेंस होते हैं. क्योंकि क्या होता है, वक्त बुरा अच्छा सबका आता है, लेकिन अगर बुरे वक्त में आपने अपने अच्छे वक्त में सही तरीके से लोगों को डील किया हो, पेमेंट्स हों, अपने एम्प्लॉयज़ हों, अपने कस्टमर्स सही तरीके से हैंडल किया है, तो आने वाले बुरे समय में वो सब अच्छा कर्म काम आता है और आपकी लोग मदद करते हैं, इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करती है, इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करता है. तो चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो रेगुलर बिजनेस हो, चाहे वो टेक बेस्ड बिजनेस हो, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मॉरल्स, आदमी की जबान की कीमत, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ें जो हैं सबसे अहम मानता हूँ, जो मेरे लिए कॉमन लर्निंग है. टर्न्स और ट्विस्ट मेरी ज़िंदगी में बहुत आए हैं. जैसा कि मैंने कहा, बुरा वक्त सबका आता है. कारपेट का काम था तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ईरान का वॉर हुआ तो काम खराब हुआ, तो ज्वेलरी शुरू कर लिया. सब चीज़ें चल रही थी ठीक. उसके बाद हमको लगा कि ईमेल, ऑनलाइन, वेबसाइट इत्यादि करना ज़रूरी है, मार्केटिंग करना ज़रूरी है, तो हमने एक मार्केटिंग की कंपनी खोल ली. फिर जब यूएस में सब प्राइम 2007-8-9 में बहुत मंदी आई, तो ज्वेलरी, कारपेट दोनों कम हो गया, तो एंजल इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप्स और इवेंट्स करना शुरू कर दिया. तो क्या है कि बुरे वक्त में आदमी वो है जो दिशा और फोकस को सही रखेगा, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा. और मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है जिसने रास्ते में दिक्कतें ना देखी हों, उतार चढ़ाव ना देखे हों, मुश्किलें ना देखी हों, और बस फर्क उसमें और जो
कामयाब नहीं है यही है कि हमने नाकामयाबी को एक सीख बना के आगे बढ़े, और कुछ लोग जो है नाकामयाबी से डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। सर, जब टाई का नाम आता है, आपने बीच में ज़िक्र किया कि आपने टाई से देखा कि टेक्नोलॉजी बिल्डअप करी है, तो राजस्थान में जब टाई का नाम आता है, आई थिंक ग्लोबल में जब टाई का नाम आता है, तो आप पिलर हैं टाई के बहुत बड़े। आपने टाई के साथ बहुत काम किया और मतलब आई थिंक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ इवेंट्स जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। सो व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू फॉर सम कम्युनिटी, मतलब सी बीइंग एन देखिए, एंटरप्रेन्योर? मेरा ये मानना है कि आपकी जो भी काबिलियत है, जो भी आपने सीखा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में सीखा हो, अगर आप अपनी कम्युनिटी को और इकोसिस्टम को नहीं देंगे, तो आप अकेले क्या करेंगे? जब तक जंगल में हर प्रकार का जानवर नहीं हो, हर प्रकार का जंतु नहीं हो, तो वो जंगल नहीं कहलाएगा। एक अकेला, आप चाहे शेर हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे खरगोश हो, खाली एक प्रजाति से जंगल समाज नहीं चलता है। तो मेरा ये मानना है कि जितना आपको मिला है इस समाज से, जितना आप सीखे हैं इस समाज से, उतना हमेशा यू हैव टू गिव बैक। और टाई एक ऐसी संस्था है जो कि बिना कुछ पाए देने में विश्वास रखती है, और देने का मतलब पैसा या केवल समय नहीं है, बट अपनी नॉलेज, अपनी मेंटरिंग, अपनी हैंड होल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन, ये सब चीजें जो हैं वो टाई के एक अहम रोल है। और मैं भी इसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर टाई नहीं होता तो शायद मैं एंजल इन्वेस्टर या आज वीसी नहीं बनता। टाई के ही बाकी लोग जो महत्वपूर्ण और अच्छे लोग थे, उनसे ही सीख के मैंने एंजल इन्वेस्टमेंट सीखी। उन्हीं के दर्शन में और उन्हीं के गलतियों से मैंने अपना जीवन को सडनली एक व्यापार और एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स से इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। टाई से मुझे बहुत फायदा मिला है, और मैं सोचता हूँ कि टाई का मॉरल भी देना है, टू गिव बैक है। वो दोनों कारणों से मुझे लगता है कि टाई में मैं देना भी चाहता हूँ और समाज में भी देना चाहता हूँ। यही कोशिश है और यही कारण है कि मैं टाई से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ और उसके लिए कुछ भी करता हूँ। सर, मतलब मैंने आई मीन टू यंग इनटू बिजनेस जब से स्टार्ट किया ना, तब से जिस भी मेंटर से मैंने मेंटरशिप लिया है, आई हैव लर्नड ए थिंग कि आप अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। शायद पेरेंट्स ने भी बचपन में यही सिखाया हमें, और हम यही मिलेनियल्स हैं, हम यही सुन के बड़े हुए हैं अब तक। सो पूरे आपके अर्ली करियर्स में ऐसी कोई मिस्टेक जो आपको अब भी याद रहती हो और जो आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग हो? मैंने बहुत सी गलतियां तो मैंने बहुत करी हैं, और अभी भी करता हूँ। और जो गलती ना करे, तो वो कहते हैं ना कि जो कुछ करेगा तो गलती भी वो करेगा। गलती भी दिखते हैं शाह सवारी मैदान जंग में नहीं जाएगा वो घोड़े से, तो क्या करेगा। मेरा ये मानना है कि गलतियां तो हम सीख करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। और जो मैं आज फैसला करता हूँ वो कल सही है गलत वो वक्त बताता है। मैं अपनी समझ में सही करता हूँ, लेकिन वो शायद गलत निकलता है। और गलतियों में गलती तो क्या है कि मैंने किसी व्यापार में फायदा नहीं था, फिर भी मेरे भावुक होके अपने इमोशनल अटैचमेंट के कारण मैं उसको करता रहा, नुकसान सहता रहा, नुकसान उठाया। लेकिन मुझे लगा इसको बंद पहले कर देना चाहिए था, लेट बंद किया। किसी इन्वेस्टमेंट को मुझे लगता था करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, गलती हुई। किसी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया और कंपनी बंद हो गई मेरी। मुझे डाउट था कि शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने किया तो नुकसान हो गया। सो गलतियां तो होती रहती हैं, और आई थिंक गलतियों से ही आदमी सीखता है। गलती में सीखने में बस एक ही अहम बात है कि आदमी समझदार वो है जो अपनी गलती को दोहराए नहीं। अगर एक बार गलती हो जाए तो उसको दोबारा न करे, या उससे उससे कॉशियस होकर डिसीजन ले, वो एक अहम बात है। तो और हमारी ह्यूमन नेचर में ही है कि अगर हमने एक बार एक कोई गलती कर दी, तो जैसे दूध का जला भी छाछ फूंक मार के पीता, तो हम उसको फिर ग्लास को ध्यान से ही पकड़ेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं, हठकर्मी होते हैं। वो लोग अगर गलती बार बार करते हैं तो, और वो कई बार अपने भावनाओं को, अपनी मोह के चक्कर में गलती बार बार करते हैं, तो वो फिर नुकसान। सर, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रही थी कि व्हेन यू मीट ए फाउंडर फर्स्ट टाइम, जब आप मिल रहे हो, तो फर्स्ट 10 मिनट्स जो होते हैं, मतलब वो क्रूशियल कह लो या इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ऐसी कौन सी 2-3 बातें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो इन द फाउंडर? देखिए, हम जब किसी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसी फाउंडर से मिलते हैं, तो हम बहुत सारे रोल इख्तियार करते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हम पुलिस वाला भी बन जाते हैं, हम कानून के नॉलेजेबल, लीगल नॉलेज भी बन जाते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाते हैं, हम उनसे एंटरप्रेन्योर के तरीके से भी बन जाते हैं, उनका कंपटीशन भी बन के देखते हैं, उनका ग्राहक बन के भी देखते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई फाउंडर हमारे पास आता है, तो हमको
उनको हर एंगल से परखना होता है। क्या ये आदमी अपने कस्टमर के इस बात का जवाब देगा नहीं देगा, क्या कस्टमर के पास और कोई विकल्प है कि नहीं, क्या कस्टमर की ये समस्या का सही में समाधान कर रहा है नहीं कर रहा है, और कानूनन रूप से कर रहा है, लीगल है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, ये जो कह रहा है कि मैं 1 साल में 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दूंगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। तो वो पूरी गहराई में जाते हैं। प्लस उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, उनका कई बार हम उनको गलत चीज बोल के उनको रिएक्ट कैसे करते हैं, कई बार उनको अगर वो पैसे नहीं जुटा पाएंगे तो क्या। तो हमारे बहुत एंगल से हमको देखना पड़ता है, बिकॉज इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत अहम है कि हम फाउंडर्स को करीब से जाने करीब से देखें, उनको कई तरीके से परखें, उसी कोशिश में हम उसी तरीके से हम उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं। सो आपके अकॉर्डिंग सर क्या इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आइडिया, मार्केट या पर्सन? मतलब मैंने बहुत सुना है बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो बंदे पे बेट लगाते हैं। आई डोंट नो ये सिर्फ एक डायलॉग है या आई डोंट नहीं, मैं नहीं जनरली मानता मैंने हूँ। शार्क टैंक में तो यही सुना हाँ, कि नहीं, हमने गलत बंदे पे है, बेट लगाएंगे। गलत। ये मैं इस धारणा को नहीं मानता हूँ। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए मान लीजिए टीम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनका अगर बेसिक आइडिया ही गलत है या उसका समय ही नहीं है उस आइडिया का। मेरे पास कई स्टार्टअप्स, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी लोग आए और वो अपने समय से आगे थे। हमारा जो इकोसिस्टम है, जो समाज है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी इवॉल्व ही नहीं हुई थी। तो कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आगे चलेंगे अपने से तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आइडिया का समय, उसका समय से मतलब है कि क्या मार्केट तैयार है कि नहीं, क्या लोगों को सिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसमें सबको फायदा होगा, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, आपको, आपके एम्प्लॉयज को, हर तरफ से। जब तक वो 360 डिग्री से फायदे का सौदा नहीं हो तो वो नहीं चलेगा। तो आइडिया, उसकी वायबिलिटी, उसका सही समय होना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज सही है, चाहे ये टेबल को बेचना है, लेकिन फिर देखना है कि ये टीम में काबिलियत है कि टेबल बना के टेबल को बेचने की, ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर टीम का नंबर आता है। सो आपके लिए आइडिया एंड मार्केट इज द मोर इम्पोर्टेंट? आइडिया, मार्केट और उस आइडिया का समय। कई बार आप समय से पहले आ जाते हैं, कई बार आप समय से बहुत लेट आते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आने वाले समय में एआई बहुत कुछ डिस्ट्रप्शन करने वाला है। आज एडटेक का कोई स्टार्टअप आएगा और वो कहेगा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा कि एआई उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई चीजें देखनी पड़ती हैं। खाली लोगों को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि कंपटीशन डायरेक्ट है, कंपटीशन इनडायरेक्ट भी होता है। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी कंपटीशन है। मैं और कई बार उदाहरण दे चुका हूँ। ज्वेलरी का कंपटीशन खाली बाकी के ज्वेलरी के डिजाइन से और सोने का चांदी से या प्लैटिनम से नहीं है। ज्वेलरी का कंपटीशन घड़ियों से है, ज्वेलरी का कंपटीशन हैंडबैग, लग्जरी हैंडबैग से है, ज्वेलरी का कंपटीशन महंगे फोन से है। दुनिया को दिखावा करना है, वो खाली ज्वेलरी से नहीं है। तो कंपटीशन अलाइड भी है कि क्या आने वाले मिलेनियम्स को और जेनजी को और आने वालों को ज्वेलरी से प्रभावित होंगे? नहीं, क्या पता वो जूतों से प्रभावित हो रहे, क्या पता वो आपकी बेल्ट के लोगो से। तो वो क्या है, ये कार, महंगी गाड़ियां हैं। सो क्या होता है कि हर चीज का एक समय होता है और कंपटीशन बहुत जगह से आ सकता है, तो वो चीजें भी देखनी जरूरी है। सर ये समटाइम्स मुझे खुद को भी लगता है कि जब इन्वेस्टर आपके बिजनेस में एंटर होता है, मतलब लेट्स से इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस, इट्स बीन 10 years, एक डिकेड आपने रन कर लिया एंड यू आर प्रॉफिटेबल टू, बट जब उस टाइम पे यू थिंक कि आप इसमें एक प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रहे हैं एंड यू आर ब्रिंगिंग एन इन्वेस्टर टू ऐड ऑन वैल्यू, सो समटाइम्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन बिजनेस मॉडल जो आप एक डिकेड से रन कर रहे हैं। सो इज इट ट्रू कि आपको कभी बिजनेस मॉडल चेंज करने की जरूरत पड़ी है? बिजनेस मॉडल तो चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाजार एक जैसा नहीं रहता है। आप देखिए, आप मान लीजिए कोई भी व्यापार करते हैं, कभी महंगी, और हर चीज में महंगी भी होती है, सस्ती भी होती हैं, मास प्रोडक्शन भी होती है। तो क्या होता है, बिजनेस मॉडल तो आपको बदलते वक्त के साथ बदलना पड़ता है। आप देखिए, अमेरिका ने ड्यूटी लगा दी, सडनली इंडिया एक मार्केट बन गया, बिजनेस मॉडल बदल गया। कल परसों में अमेरिका ने ड्यूटी घटा दी, अब वापस लोग अमेरिका जाएंगे। लेकिन जो इस 9-10 महीने में लोगों ने इंडिया को मार्केट को भी देखा, और यहाँ यूरोप की मार्केट को, यहाँ साउथ अमेरिका के मार्केट को देखा, तो उसको वो छोड़ेंगे नहीं। तो बिजनेस मॉडल तो रोज, बिकॉज दुनिया की एनवायरनमेंट बदलती रहती है, व्यापारिक कंपटीशन बदलता रहता है। आज
मान लीजिए एयरटेल कोई रेट कम करेगा तो जियो को या वोडाफोन को कम करना ही पड़ेगा। तो यू आप अकेले, जैसे कि कहा ना, इस जंगल में कोई एक नहीं है, सब लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपने कोई चीज बदलेगी तो बिजनेस मॉडल तो आपको हमेशा बदलते रहना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सर देन जब कोई इन्वेस्टर को ला रहा है, मतलब क्या एक फाउंडर का माइंडसेट होता है क्या, ब्रिंगिंग ए मेंटर टू अलोंग विद देखिए, इन्वेस्टर? अर्ली स्टेज में अगर आप इन्वेस्टर लाएंगे तो वो एक मेंटर की तरह होता है, वो एक एक माता पिता की तरह होता है जो आपको हैंड होल्ड करता है, गाइड करता है, पैसे भी देता है, और उसका काम है आपको अच्छा और बुरा बताना। फैसला आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको अच्छा लेना है कि बुरा लेना है। अच्छा बुरा मतलब एक शॉर्टकट है, एक लंबा रास्ता है, वो डिसीजन आपका है कि नहीं, मुझे आज तो पैसा कमाना जरूरी है और फिर मैं बाद में क्वालिटी पे फोकस करूंगी या जो भी होगा। तो वो चीज निर्भर आप, लेकिन अगर एज अ मेंटर मैं बताऊंगा, देखिए अगर आप छोटा रास्ता लेंगी तो आप मुनाफा करेंगी, लेकिन आपकी कंपटीशन फिर इन कंपनियों से, इनका मुकाबला आपका इन कंपनियों से किया जाएगा। और अगर आप लंबा रास्ता लेंगी तो आज तो आपको नुकसान है, लेकिन आने वाले समय में आपका नाम इस लेवल पे लिया जाएगा। फिर भी कई बार आदमी को कैश क्रंच होता है, प्रेशर होता है, और आदमी को छोटा रास्ता लेना भी पड़ता है, और बाद में वो चेंज भी कर सकता है अपने मॉडल को। सो मेरा यही मानना है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि मेंटर आपके को गाइड करे, आपको एडवाइस करे, अच्छे और बुरे में फर्क बताए, लेकिन डिसीजन आपके ऊपर छोड़े, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ नहीं है। व्यापार, धंधा, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लाई, प्रोडक्ट, डिजाइन, वो सब आप ही को देखना है, वो नहीं देख सकता। बिल्कुल। सर शार्क टैंक मतलब इन्वेस्टमेंट का नाम आता है तो वो शार्क टैंक इंडिया का नाम आता है। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट, मतलब देखिए इज इट सक्सेसफुल मॉडल? कोई देखिए शार्क टैंक से इन्वेस्टमेंट ला रहा है, सो म- मुझे आर मालूम दे नहीं है। गेटिंग मेंटरिंग एज वेल और नहीं व्हाट? नहीं, शार्क टैंक में भी अगर अर्ली स्टेज आएगा, और शार्क्स जो आते हैं मेरे ख्याल से वो सब समझदार हैं। आप देखिए, शार्क टैंक या ऐसे जो भी शोज आ रहे हैं, वो एक अच्छे शोज हैं। मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा फायदा इन सब शोज का, खासकर शार्क टैंक का सीजन 1 का, क्योंकि उसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट बहुत जोरदार रही। आम जनता में भी स्टार्टअप क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, वो सब चीजें की नॉलेज आ गई। लेकिन आप देखिए कि शार्क्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो मेंटरिंग अर्ली स्टेज में देनी पड़ती है, उन सबको मालूम है और सब समझदार हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट को आप ही को बचाना है। लेकिन कई बार हम जब किसी भी शो के मंच पे होते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो कई बार स्टार्टअप्स कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, ओवर कमिट कर जाते हैं। कई बार शार्क्स या इन्वेस्टर्स ओवर कमिट कर जाते हैं, तो कई बार वो चीज, डील जो है वो थ्रू नहीं होती है, क्योंकि हमने एग्जैजरेट कर दिया है, कुछ गलत बोल दिया है, और जब वो डिलीजेंस होता है तो वो उसमें बात वो सही नहीं निकलती है। लेकिन ये बात तो तय है कि इन्वेस्टमेंट चाहे किसी मंच पे हो, चाहे लाइव हो, चाहे पैसिव हो, ये एक बढ़ती हुई फील्ड है। अच्छे अच्छे लोग इसमें एक अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना देख रहे हैं। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप आज के युवाओं के लिए एक विकल्प बन गया है, और सब चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करें, स्केल करें, पैसे जुटाएं, और अपने मालिक खुद बने। सो आई थिंक बहुत फायदा है। अच्छा बुरा, सही गलत हर जगह पे मौजूद है, और वो हमेशा एक ही तरफ की गलती या एक तरफ का सही नहीं होता, दोनों तरफ बराबर मेरे हिसाब से रहता है। सर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है व्हेन यू सी इन ए फाउंडर या आइडिया में जिसको देख के ही आप यू जस्ट से नो इमीडिएटली? बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग हैं। अगर कोई कंपनी कंप्लाइंट नहीं हो, एथिकल नहीं हो, कोई कंपनी में कैश का ज़्यादा काम होता है, या कैश का काम होता है, कोई कंपनी में हमको लगे कि जो आंकड़े हैं वो एग्जैजरेट किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इंटेंशन खराब है, तो वो चीज़ों के सबका जो है ना कारण, और वो रीजन रहता है रेड फ्लैग होने का। दूसरा, अगर जिद या गुस्सा, ऐसी कोई नेगेटिव ट्रेट हो को फाउंडर्स में जो वो नहीं संभाल पा रहे हो, या को फाउंडर्स में आपसी जो है प्रतिस्पर्धा या द्वेष या शक या आत्मविश्वास की कमी हो, तो ये सब रेड फ्लैग्स माने जाते हैं मेरे हिसाब से। लीगल और इलीगल काम है, मान लीजिए आज बेटिंग है, मान लीजिए आज और भी कोई जो इलीगल चीजें हैं, अगर वो उसका सहारा ले रहा हो तो वो रेड फ्लैग, काफी रेड फ्लैग होते हैं।
सर लास्ट 10 इयर्स आपने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे इवॉल्व होते हुए देखा है? बहुत बदला है 10-12 साल में। देखिए पहले जो इकोसिस्टम था स्टार्टअप का वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। हम कुछ एंजल थे 2006-7 से शुरू हुए और 2014-15 तक थे, तो वो लोग वैल्यूएशन का कोई फॉर्मूला नहीं था, इनकम टैक्स का कोई प्रावधान, ग्रे एरियाज थे। बट जब सभी ने देखा, भारत सरकार ने देखा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम और आने वाले समय में स्टार्टअप्स का बहुत योगदान रहेगा, तो उन्होंने 2015 में जब स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करी, स्टेट्स ने स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करी, फंड ऑफ फंड्स लॉन्च हुआ कई स्टेट्स में, फिर भारत सरकार ने सिडबी के थ्रू, तो क्या हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया और सेबी ने इसको रेगुलेट करते हुए कुछ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ स्टार्टअप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए। तो उस चक्कर में अब ये काफी ग्रो कर गया है। रही बात वैल्यूएशन की और इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो बढ़ता जा रहा है। पहले वैल्यूएशन का क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं था और लोगों में लग रहा था यही, और कुछ कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो हुई तो लोगों को वैल्यूएशन ज्यादा देते थे। लेकिन जब कोविड आया 19-20 20-21 में, फंडिंग विंटर आई, तब लोगों को लगा कि नहीं, खाली नंबर और खाली ग्रोथ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इम्पोर्टेंट है। तो फिर उस चक्कर में जो आज के जमाने में बड़ा रियलिस्टिक सा व्यापार को देखने का नजरिया बन गया है, प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, बर्न देखा जाता है, ग्रोथ देखी जाती है, वैल्यूएशन सही नंबरों पे और लॉजिकल प्रोजेक्शंस पे दिया जाता है, कंपटीशन को, देश और विदेश के कंपटीशन को, उस सेक्टर को देखा जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है काफी ऑर्गेनाइज और संभल गया है ये भी। सर इकोनॉमी में स्टार्टअप्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, सो समटाइम्स वी हर्ड कि 50% इकोनॉमी है जो इस टाइम स्टार्टअप्स की वजह से चल रही है, इज इट ट्रू? नहीं, 50% तो बहुत बड़ा नंबर है। ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट में ही होगा स्टार्टअप्स का योगदान। अभी हमको बहुत मेहनत करनी है आने वाले समय में। टेक्नोलॉजी कंपनीज का अगर देखा जाएगा, आईटी सर्विसेज, स्टार्टअप सबका मिला के देन योगदान बड़ा हो जाता है। बट अगर स्टार्टअप्स खाली देखा जाए तो काफी कम योगदान है। बट मेरा ये मानना है कि ये फ्यूचर है। फ्यूचर इसलिए है कि एक तो टेक्नोलॉजी है तो ग्रोथ ज्यादा होगी, दूसरा कम पैसे में, कम एनर्जी से एक व्यापार शुरू होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तीसरा जो यूथ है हमारा, जो हमारी ताकत है और जो एजुकेटेड यूथ है, टेक्नोलॉजी वाइज जो सैवी है, वो हमारे देश में है। तो वो सब अगर इस तरफ लगेंगे और नौकरियों की तरफ कम भागेंगे तो उसका ग्रोथ काफी मल्टीप्लाई होगी। और अंत में मेरा यही मानना है कि हम एक कंज्यूमर कंट्री है, हम नंबर 1 पॉपुलेशन है दुनिया की। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारी जो आय है लोगों की वो इम्प्रूव हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सैलरीज बढ़ रही हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लेवल ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में स्टार्टअप्स का, व्यापार का, एंटरप्रेन्योर्स का काफी बड़ा योगदान रहेगा। और जो जो लाखों करोड़ों हमारी माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लोग, चाहे वो बुटीक हो, चाहे वो किसी और तरह की ट्रेडिंग या व्यापार हो, जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप के रूप में, वो आने वाले समय में उनको भी लगेगा कि हमको स्केल और ग्रो करना है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे तो स्टार्टअप में एक भागीदार बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी साइड से बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है? राजस्थान काफी स्टेट पीछे है अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो। हमारे से आगे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, एनसीआर, ये हमसे आगे हैं। कारण सिर्फ इतना सा ही है, बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, ग्लोबल कंपनीज, नेशनल कंपनीज वहाँ पे स्थित है। तो वो जो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, जो ऑन जॉब उनकी ट्रेनिंग होती है, जो उनका इस कंपनी से दूसरी कंपनी जाने में जो माइग्रेशन होता है और उनकी ग्रोथ हो रही होती है, और फिर कुछ लोग काम छोड़ के अपना काम शुरू करते हैं, तो वो जिस जगह में हो रहे होते हैं उसी जगह पे उनका कंफर्ट लेवल होता है, तो वहीं रहते हैं। तो वो इन चारों पांचों प्रदेशों को एक एज मिला हुआ है। तो उनके पास वो जो इकोसिस्टम के जो प्लेयर्स हैं, छोटे बड़े मजले, वो मौजूद हैं। लेकिन वो अब सैचुरेट हो रहे हैं।
सफोकेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ ले रही है स्टेप्स? नहीं, गवर्नमेंट तो स्टेप्स जो लेगी वो लेगी। गवर्नमेंट का तो काम है कि पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो हाइजीन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। So, वो सरकार तो अपना काम मुस्तैदी से कर ही रही है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए प्राइवेट प्लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या हो गया कि क्योंकि ये जो शहर हैं, बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बॉम्बे है, दिल्ली है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ एयर एंड एनवायरनमेंट है, ट्रैफिक है, उस कारण से ये जो सिटीज़ हैं काफ़ी चोक हो रहे हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि टीयर 2 सिटीज़ जो है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, इंदौर है, भुवनेश्वर है, पटना है, रायपुर है, ये शहरों की तरफ लोग बढ़ेंगे, खासकर उन शहरों की तरफ जहाँ पे इन कनेक्टिविटी, प्रॉक्सिमिटी टू अनदर बिग सिटी ज़्यादा हो। देखिए, आप जैसे उदाहरण के रूप में पुणे को भी मैं बहुत बिजी और बड़ा मानता हूँ, क्योंकि बम्बई के पास में था, लेकिन वो भी सैचुरेट हो रहा है पुणे भी। सो अब वो इसी कारण से जयपुर, चंडीगढ़ को फायदा ज्यादा मिलेगा। इन दिनों इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़ ये बहुत सुंदर इंदौर आ रहे हैं इंदौर cities। क्योंकि भोपाल में से ज्यादा इंदौर को फायदा मिलेगा। अब कुछ लोग जो हैं वो पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो भुवनेश्वर है, रायपुर है, पटना है, वहाँ की स्टेट्स भी कुछ जागृत हो रहे हैं, तो कुछ हलचल वहाँ पे भी है, लेकिन समय लगेगा। तो लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है वो कोची, जयपुर, मैंगलोर, मैसूर, चंडीगढ़, इंदौर, इन शहरों की। सर देखिए, सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स बहुत सुनने मिलते हैं आजकल, लाइफ टुवर्ड्स सस्टेन, और बहुत सक्सेस भी हो रहे हैं। सो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसमें? विल इट देखिए, grow? सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, रिसाइकलिंग, ये सब हमारे फ्यूचर जनरेशन्स और हमारे पृथ्वी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज हम पोल्यूटेड एयर की बात करते हैं, आज हम पानी कम होने की बात करते हैं, आज हम पानी साफ ना होने की बात करते हैं, आज हम बीमारियों की बात करते हैं, जर्म्स की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं। अगर हम लोगों ने जिम्मेवारी से एनवायरनमेंट को या पृथ्वी को नहीं संभाला, तो आने वाले समय में हमारी हेल्थ, हमारा लाइफस्टाइल और पैसा किसी काम का नहीं रहेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को तकलीफ आएगी। इसलिए जो भी स्टार्टअप्स इन समस्याओं को सुलझाने में लगा रहे हैं, जो कि सस्टेनेबिलिटी और इम्पैक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट टेक हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो, चाहे वो पानी के ऊपर हो, चाहे वो एनर्जी की पावर जनरेशन के ऊपर हो, चाहे वो पावर स्टोरेज के ऊपर हो, चाहे वो नॉन पोल्यूटिंग प्रोडक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, जनरेटर्स हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, उन सब चीज़ों की बातें हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी के सहारे कम्यूट कम कर रहे हों, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इस कारण से उनको इन सब को स्टार्टअप्स को संबल मिलता है, इन सबको फंडिंग मिलती है, आने समय में इनकी अहमियत बढ़ती है, और इसलिए हमको भी लगता है कि आने वाले समय में हमको इसमें सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सर, इंडियन फाउंडर्स में आप क्या माइंडसेट गैप देखते हैं, मतलब अभी वेयर देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो सब जगह रूम होता है। इंडियन माइंडसेट में, इंडियन स्टार्टअप्स में भी रूम होता है। इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो अभी भी मुझे लगता है कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कई लोग। उसने वो किया, उसने वो सही नहीं किया, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। अपना इनोवेशन नए क्षेत्रों में, नई चीज़ों में नहीं ला रहे हैं। कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं कट कॉपी पेस्ट में, क्योंकि वो उनका फोकस सही होता है, कुछ नहीं हो काफ़ी नहीं हो पाते हैं। सो वो हमको तो माइंडसेट बदलना है। दूसरा, हम अभी टेक्नोलॉजीज का, स्पेशली डीप टेक का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वो हमारा भय है, अंडर कॉन्फिडेंस है, या लोगों की कमी है, या लोगों का पलायन हो रहा है हिंदुस्तान के बाहर, जो भी कारण है। सर अभी इंडियन फाउंडर्स में आज भी व्हाट डू यू फील, क्या माइंडसेट गैप्स है वेयर यू फील दैट देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट? देखिए, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो सब में ही होता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। और कॉन्स्टेंटली सीखते रहने को एक सच्चा एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जो अपने आप से भी सीखे, दुनिया से भी सीखे, आसपास से भी सीखे। कुछ चीज़ें हैं जो इंडियन माइंडसेट में
बहुत ही अलग हैं बाहर के मुकाबले में, वो हमको बदलनी है। चाहे जैसे कि हम लोग काफ़ी लेड बैक हैं, हम लोग मेरे को लगता है कि आउटपुट पर पर्सन पर आवर हम लोगों का कम है। जो काम विदेशों में 50 आदमी कर रहे हैं, हम यहाँ पे करने में वो 75 आदमी मेरे हिसाब से 1.5 लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आउटपुट सबकी कम है और सब एक दूसरे पर टालने पे रखते हैं। तो आई थिंक हमारा माइंडसेट, हमारी आउटपुट, हमारी क्वालिटी ऑफ नॉलेज और एग्जीक्यूशन, उन सब में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट की सबसे अहम चीज़ ये होती है कि खुद को समझ में आया कि मुझको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो आदमी इस बात से ग्रसित हो कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ या हमारी जो कंपनी है वो एकदम सही है, तो वो कभी इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। तो मेरा यही मानना है कि पहले इच्छा होना और फिर कोशिश करना और फिर इम्प्रूव करना, ये हमेशा एक कांस्टेंट चीज़ होनी चाहिए। सर जब कोई स्टार्टअप करता है तो उनके माइंड में कभी आपने ऐसा फील किया है कि ऑलवेज ये होता है कि मुझे फटाफट स्केल करना है, फास्ट स्केलिंग का, तो ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? इज इट ट्रू या वो हेल्प करता है उसको ग्रोथ कुछ करने हद तक तो देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम में फास्ट स्केलिंग का जिसे कहते हैं ना प्रावधान या एक धारा बनी हुई है। लेकिन लोगों को कई बार ये एहसास नहीं होता है कि फास्ट स्केलिंग का मतलब खाली रेवेन्यू बढ़ाना या नंबर्स बढ़ाना नहीं होता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए आप हेल्थ एंड वेलनेस में काम करते हैं। अब उसमें क्रीम है, पाउडर है, मेकअप है, खाने की दवाइयाँ हैं, 1000 प्रोडक्ट है। बिल्कुल। इस त्वचा के लिए वैसा है, उस त्वचा के लिए वैसा है, ये सब चीज़ें होती हैं। नाउ आपका कोर जो है, वो मान लीजिए आपका कोर है कि मैं तो खाली स्किन को ग्लो करना, पहला प्रोडक्ट आपका है, मान लीजिए स्किन ग्लो करेगी, आप यंग दिखेंगे। तो वो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ के आप पैरों के दर्द को भी ठीक कर रहे हैं और बालों के झड़ने को भी ठीक कर रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, आपकी जो एक ब्रांड बिल्डिंग है या जो आपका जिसमें आपका नाम होना चाहिए वो मिसिंग है, फोटे नहीं बन रहा है आपका। तो वो एक गलत सोच है। अगर आपका काम ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाना है जिससे स्किन और त्वचा इम्प्रूव होती है, तो फोकस उस पर करो। फिर पहले पुरुष पे करो, फिर महिलाओं पे करो, या पहले महिलाओं पे करके पुरुष पे करो, फिर बच्चों पे करो, फिर 50 साल के ऊपर करो, फिर 75 साल के ऊपर करो। फोकस उसी पे ही करो। जब आप एक ब्रांड बन जाते हो, वो स्केलिंग इंपॉर्टेंट है उसी सेक्टर में जो आपका कोर है। आप एक बार जब ब्रांड बन जाते हो तो फिर आप टूथपेस्ट बेचो, चाहे हेयर की क्रीम बेचो, वो सब सही है। आज अगर मान लीजिए कोई आदमी ब्रांड बन गया है, मान लीजिए सोनी टेलीविजन है, कल को आज सोनी कहेगा कि हमने टूथपेस्ट बनाना शुरू किया, तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। सर मामा अर्थ का आई थिंक वी कैन टेक एन एग्जांपल। Exactly, स्टार्टेड विद किड्स प्रोडक्ट, अभी मेकअप भी आ गया है, शैम्पू भी आ गया तो है। मामा अर्थ एक मार्केट प्लेस की तरह है। उनका काम है मैं ज़्यादा प्रोडक्ट रखना। उनका फोकस था कि हमको इंडियन, और ठीक क्या होता है कि हर आदमी का फोकस अलग अलग होता है। प्रोडक्ट ही ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे प्लेटफॉर्म बनना है तो प्लेटफॉर्म के लिए भी मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे ये कंज्यूमेबल्स यूज़ करने हैं, मुझे वो हेल्थ एंड वेलनेस ही करना है। अगर हम उसमें फिर टीवी फ्रिज बेचना शुरू कर देंगे मामा अर्थ, वो गलत हो जाएगा। सो मेरा ये कहना है कि आपके कोर को नहीं बदलना चाहिए। कोर में स्केलिंग अप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नए प्रोडक्ट करके नई मार्केट जाके कि अब हमने अमेरिका शुरू कर दिया, यूरोप शुरू कर दिया, जापान शुरू कर दिया, अरे भाई आप हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मार्केट उसको तो आपने पूरा किया नहीं। तो व्हाई वुड यू वांट टू गो आउट एंड इंक्रीज योर एक्सपेंसेस जस्ट बिकॉज यू वांट मोर वॉल्यूम और देयर इज लेस कॉम्पिटिशन? तो वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। सर फाउंडर्स को ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के बीच में समटाइम्स मुझे खुद को भी लगता है कि दोनों कनेक्टेड भी हैं और डिफरेंट भी हैं। सो हाउ टू बैलेंस इन दीज टू एस्पेक्ट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों ही बिजनेस के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि ग्रोथ तो बहुत ज़रूरी है, और ग्रोथ ज़रूरी होने के लिए आपको, लेकिन आप ये समझिए कि कोई पेड़ का तना जब तक चौड़ा नहीं होगा तो उसकी शाखाएं उतनी नहीं निकलेंगी। बहुत जल्दी ग्रोथ और पतले तने पे आपकी बेस वीक है व्यापार की, या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो उस पर ग्रोथ मुश्किल है। आप गिर जाएंगे, आप टूट जाएंगे। चाहे वो समय का प्रेशर हो, चाहे वो कैश फ्लो का प्रेशर हो, चाहे वो मार्केट कंपटीशन हो, चाहे वो नुकसान हो। तो ग्रोथ के लिए आपको हर कदम पे एक बार स्थिर होना पड़ेगा, फिर अगले कदम पे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, वरना अगर आप भागने ना शुरू कर देंगे तो आपका सांस फूल जाएगा। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन ग्रोथ एक लेवल पे ग्रो करके वहाँ पे संभल के
फिर ग्रो करने को समझदारी कहते हैं, नंबर वन। अब फायदा और नुकसान, तो देखिए जब आप ग्रो करेंगे तो शुरुआत में नुकसान होना तो लाजमी है, कैश फ्लो प्रॉब्लम आनी लाजमी है, लेकिन क्या आपने उसको पकड़ के 3 महीने 4 महीने में जो स्टेबल किया और जो ग्रोथ को स्टेबल किया है और वो जीरो कर लिया है, तब आपको ग्रो आगे करने का है। अगर आप वो नुकसान को पूरा नहीं कर पाते तो आप वहां पे अभी तक स्टेबल नहीं हुए। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में हवा पानी नहीं है और आपको ग्रो करना है एज अ ट्री, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पत्ते मुरझाड़ जाएंगे बड़े होकर। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके पास चाहे शुरुआत में ग्रोथ में कुछ कमी हो पैसे की, कैश फ्लो की, लेकिन वो एक बार पूरी हो जाए, वहां खड़े रहने के बाद फिर ग्रो किया जाए, तो उसको समझदारी कहते हैं। सर व्हेन अ फाउंडर कम्स टू यू, सो उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर रियलिटी चेक? उनको प्रिपरेशन कुछ नहीं करनी चाहिए, उनको अपने जो भी वो व्यापार कर रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो भी वो चीज़ बेच रहे हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि जिस आदमी को अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको वो पूरी नॉलेज है और आप उसको जी रहे हो, उसको आप हर तरीके से देख चुके हो, और फिर आपको रोड मैप मालूम है कि मैं ऐसे करूंगा क्योंकि कंपटीशन ने ऐसे किया, कंपटीशन ने वैसे किया, तो मेरा ये मानना है कि वो चीज़ जो है आपको मेरे पास लाएंगे तो आपको पैसा मिले नहीं मिले, मेंटरिंग मिले नहीं मिले, लेकिन एक बार आपको कम से कम एक वार्तालाप होगा। तो आपकी तैयारी अपने व्यापार के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपने मार्केट और अपने कंपटीशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सही गलत का फैसला, मेरे आपका सहमत होना ना होना, वो सब एक बात की बातें हैं, बट आपकी नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सर एक ना मैंने बहुत सुना है कि मार्केट में स्टोरी बिकती है शायद आपने भी सुना होगा, योर मोमोज इन दिल्ली। सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग फॉर अ बिजनेस या नंबर्स व्हेन समवन इज गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट? अगर अगर दोनों चीजें जरूरी हैं। नंबर्स तो अहम है ही हैं, बिना नंबर्स के तो स्टोरी कितना भी अच्छा सुना लो, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहानी अच्छी सुन के मेरी इच्छा तो होगी इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन जब आंकड़ों को, नंबर को, प्रॉफिटेबिलिटी को देखूंगा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सो नंबर्स तो बहुत है। नंबर तो ऐसी चीज है जो आपका बैकबोन है, वो तो होना आवश्यक है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आता है तो आपको जोर आएगा, समय लगेगा, 4 जगह आप फंबल होंगे, शायद आपको लोगों को का ध्यान आकर्षित करने में समय लगेगा। अल्टीमेटली नंबर्स, अगर आप कम बोल पाते हैं, स्टोरी टेलर अच्छे हैं, तो नंबर्स सामने रख दोगे, सर मैंने 1 महीने में इतना बिजनेस 1 करोड़ का धंधा कर लिया है, देन सवाल जवाब में बात निकल आती है। तो आदमी को अपनी काबिलियत जो भी है उसका एहसास होना चाहिए, और उसको जितना है उसको यूज करना चाहिए, और अगर नंबर को बोलना है तो नंबर को ही सीधा डिस्कस करना चाहिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। कहानी कहानी कई बार सुनानी इतनी अहम नहीं होती जितनी समझनी बहुत ज़रूरी है। बिहाइंड द सीन्स वाली बात हो जाती है स्टोरी टेलिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। So both are equally important for a founder when they are going for investor. एब्सोल्युटली, दोनों When they बहुत are इंपॉर्टेंट, preparing. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स तो एकदम इंपॉर्टेंट है, कहानी सुनाना ना सुनाना आप कई बार फिर भी निकल सकते हैं बिना कहानी के, लेकिन कहानी सुनानी आती हो तो मुझे ये विश्वास होगा कि आप एक कहानी सुना के अपना माल भी बेच लेंगे और अगला राउंड भी रेस कर लेंगे। तो कहानी सुनाना भी अहम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं, मतलब यंग आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, और कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज भी बहुत एवर्स दे रही हैं इस चीज़ को, जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस, उनके लिए वन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम अस। देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी आएगा, रिकग्निशन भी मिलेगी, लेकिन ये इतनी आसान रहा नहीं है। दिन रात एक करना पड़ता है, चारों तरफ से कंपटीशन है, आपका अपने आप से, आपकी टीम से कंपटीशन है, और 100 में से 98 लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, 2 लोगों को पैसे मिलते हैं। उन 2 लोगों को जो इन्वेस्टमेंट मिलती है उनमें से खाली 10% यूनिकॉर्न बनते हैं, बाकी लोगों को स्ट्रगल करके जोड़ लगा के ही ग्रो करना पड़ता है। तो राह में जितने फायदे और जितना ग्लैमर है, या जितना सक्सेस रेट फास्ट है, और 0 to 1 मिलियन बनना उतना बहुत आसान है। कोशिश, मेहनत, हार्डवर्क, किस्मत, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। सर आई एग्री विद यू, व्हेन आई वाज थिंकिंग समवन टोल्ड मी कि बिजनेस को स्टार्ट करना मतलब आप 3 साल तक एक बच्चे को बड़ा कर रहे हो,
मतलब व्हेन यू आर अ मदर तो आप 3 साल तक बहुत फोकस होते हो उस बच्चे के लिए, यू हैव टू डू एवरीथिंग, सेक्रीफाइस, नींद भी अधूरी होती है आपकी। 3 साल बाद बच्चा थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो फर्स्ट 3 years आर विच आई हैव हर्ड, और जो मैंने शायद फील भी किया है कि ए स्ट्रगलिंग पीरियड भी बहुत होता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है फॉर अ बिजनेस। सो वेयर डू यू एग्री इन No, no, दीज I टर्म्स agree. या? The early years are the most difficult. और सबसे ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत होती है। आराम भी नहीं मिलता है, पैसा भी नहीं मिलता है, रिकग्निशन भी नहीं मिलता है, बहुत मायूसी भी होती है, बेचैनी भी होती है, अंडर कॉन्फिडेंट भी होता है, टीम भी छोड़ के जाती है। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस की काबिलियत पे विश्वास रखते हो, तो अल्टीमेटली देर सवेर आप ग्रो करोगे और 2-3 साल बाद आपको दिखेगा कि सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, फंडिंग भी आ जाएगी, लोगों को भी फ्यूचर दिखेगा आपके अंदर, तो एम्प्लॉय भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ें। सर राजस्थान में एमएसएमई बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब हमने सुना है कि बहुत एमएसएमईज हैं, और उन एमएसएमईज में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का अभी, मतलब राजस्थान में अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो वुमेन सिर्फ पेपर में बिजनेस होती थी, एक्टिव वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमने नहीं देखी थी। सो अभी बहुत ग्रोथ हो रही है और फीमेल्स ऑल्सो वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और शायद 30-40% का रेशियो अगर हम एमएसएमई में देखें तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का है। सो उनके लिए व्हाट डू यू वांट टू गिव इन सॉलिड एडवाइस टू ग्रो देम एंड टू बैलेंस वर्क एंड Yeah. बिजनेस So, टुगेदर? मैं ये बात बिल्कुल सही है। मुझे बहुत खुशी है कि महिलाएं जो हैं वो उद्यमिता में और स्टार्टअप में आगे बढ़ बढ़ के आ रही हैं, जो पहले नहीं था। ये बहुत इंकरेजिंग है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। बट मैं एक बात का कॉन्शियस हूँ कि महिलाओं को मल्टीटास्क करना पड़ता है। परिवार भी है, परिवार में बच्चे भी हैं, परिवार में ससुराल भी है, परिवार में अपना मायका भी है, और पति, भाई बहन इत्यादि सब कुछ है। सो मेरा ये मानना है कि महिला के लिए ये रोड इतनी आसान नहीं है जितनी ये पुरुषों के लिए है। बट मैंने देखा है कि भगवान जब किसी को से कोई चीज़ छीन लेता है या कुछ कम देता है, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे वो परिवार छोड़ के अकेले काम करने की काबिलियत हो, तो वो कुछ देता भी है। तो आई थिंक women are far more hardworking, women are far more productive time wise, women are better at multitasking। वो एक साथ ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, टीम को संभाल सकती हैं। और बुरे वक्त से जो औरत निकल के आती है, वो एक ओवर कॉन्फिडेंट और सशक्त महिला बनती है। तो वो चीज़ भी जब बुरे वक्त में व्यापार में जब डिप आता है तो उसमें निकालने में उसकी मदद करता है। तो आई थिंक women आर एट अ डिसएडवांटेज सोशली स्पीकिंग या हिस्टोरिकली स्पीकिंग। लेकिन आने वाले समय में ना तो इन्वेस्टर के माइंडसेट में फ़र्क है, ना दुनिया के माइंडसेट में फ़र्क है। उल्टा एक महिला उद्यमी को देख के आदमी को विश्वास जल्दी होता है, ईमानदारी के कारण, मेहनत के कारण, कमिटमेंट के कारण। आदमी क्या 10 काम एक साथ करता है और कोई भी काम सही नहीं करता। So for Indian women entrepreneurs, what do you think कि which mindset shift is required, या आप सोचते हैं कि अभी जरूरत है उस चीज़ की? देखिए, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट तो चाहे विमेन हो चाहे मैंने मैन हो, बराबर ही है। ग्रोथ की इच्छा, प्रतिस्पर्धा अलग, इनोवेशन, मेहनत, समय की पाबंदी, टीम वर्क, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इन एडिशन महिलाओं को अपनी ये मानसिकता कि हम कमज़ोर हैं या पुरुष से कम हैं या हमको टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम है, ये एक मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि कई व्यक्ति हैं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, नॉन मेडिकल के बैकग्राउंड के हैं, फिर भी वो अच्छा सेक्टर स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, और खाली पढ़ लेने से और प्रैक्टिस करने से काफ़ी चीज़ें आदमी सीख जाता है। महिलाओं में दूसरे से उसका, जिसे कहते हैं ना, एंडोर्समेंट जो कराने की इच्छा है कि भाई सब लोग कहें कि आप अच्छा कर रही हैं, परिवार भी कहे, मित्र भी कहें, और कंपटीशन भी कहे, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। एवरी फाउंडर आपके अकॉर्डिंग कौन सी एक हैबिट है जो बिल्ड करनी चाहिए उसे? आत्मविश्वास। कौन सी एक हैबिट फाउंडर्स को इमिडिएटली जो छोड़ देनी चाहिए? जिद। बूटस्ट्रैप या फंडिंग?
But do you prefer? बूटस्ट्रैप। एक ऐसी बुक जो आप एंटरप्रेन्योर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स को समझाना चाहते हैं द फाउंटेन हेड। And success, if I'll tell you to define in a single word. सेल्फ सेटिस्फैक्शन। So, on a closing note, sir, आप founders को क्या, जो हमें आज सुन रहे हैं, उनको एक piece of advice from your side? मेरा यही है कि भारत इस समय पे बहुत ही अच्छे मोड़ पे खड़ा है। यूथ, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर मार्केट, डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट कंट्री, सभी देशों के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते, और आने वाले समय में जो 7-8% की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छे फ्यूचर को दिखाती है। तो और ये कोई भी एक नेता या कोई एक सरकार या कोई एक व्यक्ति विशेष या एक विभाग विशेष इस किसी कंट्री का भाग्य नहीं लिख सकता। सबको मिलजुल कर लिखना है। तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर एंटरप्रेन्योर का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रोडक्ट और इनोवेशन में हो, चाहे वो ग्रोथ में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हो, चाहे वो टैक्स और जीडीपी में हो, और चाहे वो एनवायरनमेंट में हो, जो भी है। मेरा ये मानना है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कुड बी इन अ कंट्री लाइक इंडिया। आने वाले 5 से 10 साल स्टार्टअप के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही सुनहरे हैं। अगर आप लगन से, मेहनत से सही दिशा में और सही काम पे लगेंगे तो you will also grow and so will the country. Thank you so much, sir, for joining us today and giving your precious time. Sure. Definitely, you have shared a very honest and practical insights for the founders, and I can assure कि जो भी लोग इसे सुन रहे हैं for this conversation, you are getting clarity, confidence, and I think a direction to move your startup or to grow your startup. Absolutely. और जो लोग हमें सुन रहे हैं, you can share this episode with your fellow entrepreneurs and follow us on our YouTube channel. Thank you.